नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, हम देखेंगे भाषा विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आज क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको हिंदी पेडागोजी चाहे कोई भी पेडागोजी हो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कहीं ना कहीं टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठेगा और अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाएगा। बिल्कुल हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे अगर आप सही तरीके से मानसिक रूप से जुड़ते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाई हम बच्चे को मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्यों सिखाते हैं, इससे हमारा कौन सा उद्देश्य कंप्लीट होता है, हम क्यों सिखाते हैं, मेन पर्पज हमारा क्या होता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमें सीखने का और सिखाने का, ठीक है, मतलब अर्जन का और अधिगम का, दोनों में इसका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों का निर्माण करना फर्स्ट ऑप्शन है। तो बच्चा निर्माण करेगा क्या, फिर कोश से मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ देखना, क्या अर्थ दिखाने के लिए हम इनका मतलब अध्ययन करवाते हैं, या फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, या फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। तो मित्रों, हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऐसे इसलिए सीखते हैं और इसलिए ही सिखाते हैं क्योंकि हम मुहावरे और लोकोक्तियों का जो सुचिंतित यानी सही तरीके से हम उसका प्रयोग कर पाएँ। जैसी परिस्थिति है, जैसा संदर्भ है, संदर्भगत परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम उनका यूज कर लें, बस इसीलिए में मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाई जाती है। मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती है, कुछ विशेष शब्दों में अपनी बात को सारगर्भित रूप से कह देना। जी हाँ साथियों, ये भी एक कला होती है कि अपनी बात को कम शब्दों में हम समझा पाएँ। ठीक है, अपनी जो मौलिक अभिव्यक्ति है उसको कम शब्दों में समझा पाए, इसलिए मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम बच्चे को इसीलिए सिखाते हैं ताकि जैसी परिस्थिति हो बच्चे अपने जो अपनी अभिव्यक्ति है उसको स्वतंत्र रूप से अच्छे शब्दों में कह सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना आप। ठीक है, बच्चे को सशक्त लेखन क्षमता का परिचय है। बच्चे की जो सशक्त यानी मजबूत लेखन क्षमता का परिचय क्या है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है जो वास्तव में ये बताता है कि बच्चे की लेखन क्षमता अच्छी है। ठीक है, तो अलंकारिक भाषा का यूज बच्चा करे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे की लेखन क्षमता अच्छी है, या फिर उसके मौलिक विचार उस लेखन में आए तो वो अच्छी है, या फिर उसके सुंदर लिखावट आए तो वो अच्छी है, या फिर सशक्त वाक्य विन्यास आए तो वो अच्छा है। मैं मित्रों आपको बता दूं, अगर हमें देखना है कि बच्चे की लेखन क्षमता कैसी है, मतलब लिखने की क्षमता कैसी है, तो लिखने की क्षमता में क्या आएगा, बच्चे के मौलिक विचार। जी हाँ साथियों, बच्चे के मौलिक विचार क्या है, बच्चे की मूल भावना क्या है, बच्चे की मूल थिंकिंग क्या है। अगर वो हमें उस लेखन में दृष्टिगत हो जाती है तो वास्तव में वो बच्चे की लेखन क्षमता सशक्त है, बच्चा लिखने में बहुत अच्छा अपना विकास कर पाया है। तो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा, ऑप्शन बी। बच्चे के मौलिक विचार, बच्चे की मौलिक अभिव्यक्ति है ना, बच्चे स्वतंत्र रूप से सोच कर अपनी जो बात है वो लिख पाई, कह पाई, वही मौलिक विचार होती है, वही मौलिकता होती है। ठीक है, कि मूल बात क्या है वो बात बतानी जरूरी है। ठीक है, वैसे तो बच्चा श्रुतलेख भी करते हैं, सुनकर भी लिखते हैं, और अनुकरण लेखन भी करते हैं, मतलब देखकर भी लिख लेते हैं। तो वो वहाँ पर क्या होती है, बच्चे की मौलिक विचार है, बच्चे की स्वयं की जो आंतरिक भावना है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो इसलिए मौलिक विचार यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है मित्रों। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना। देखो, हमने आपने कभी पढ़ा होगा कि आपके सामने अखबार आया, ठीक है, आप चाय पीते पीते या फिर 2 मिनट खड़े खड़े आप उसको पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सी विषय वस्तु का आप पता लगा रहे हैं। ठीक है, कि सरसरी तौर पर आप किसी पाठ को देखकर पढ़ लेते हैं, उसी विषय वस्तु को पता कर लेना। तो ये क्या है, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है क्या आपका ये, भाई पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, या फिर पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। क्या आप पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं उसकी कुशलता का, हाँ, वो अंतिम पड़ाव है, या फिर पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। क्या सरसरी तौर पर पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, निम्न स्थिति है इसकी, या फिर पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। कुशलता क्या होती है, किसी भी कार्य को करना, मतलब कम समय में और अधिक अच्छे ढंग से कर लेना, ये कुशलता होती है। तो मित्रों, हम सरसरी तौर पर जब भी पढ़ते हैं, ठीक है, उस विषय वस्तु का हम पता लगा लेते हैं कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पाठ में, इस पूरे पेज में विशेष रूप से क्या बात कही गई है। तो ये एक प्रकार की महत्वपूर्ण कुशलता है साथियों। ठीक है, पढ़ने की महत्वपूर्ण कुशलता है। कुशलता का मतलब यह हुआ कि हम उसको सरसरी तौर पर पढ़ते हुए भी उसका जो सार है उसको हम समझ पाए हैं। तो ये क्या हुई, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता हुई, और यहीं पर आपका ऑप्शन डी
बिल्कुल राइट हो जाता है मित्रों। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर है, भोजपुरी भाषा में मोना क्या करती है? जो स होता है उसको श और रे को ड़ बोलती है। ठीक है भाई, जो स है उसको श और रे को ङ बोलती है। तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? ठीक है, मतलब जो भोजपुरी भाषा की मोना है वो क्या करती है, किन्हीं किन्हीं शब्दों का जो उच्चारण है वो गलत कर देती है। क्या कर देती है? उच्चारण गलत कर देती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखो भाषा का भी ध्यान होना जरूरी। ये यहाँ पर अगर बात की तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बहुभाषिकता को लेकर भी बात हो रही है। ठीक है, तो उच्चारणगत त्रुटि है क्या उसकी, या फिर भाषा मातृभाषा का व्याघात है, या फिर मातृभाषा का प्रेम है तभी वैसे बोल पाती है, या फिर हिंदी भाषा की कठिनता है? तो जरा गौर फरमाना मित्रों। और ये बताना कि अगर कोई बच्चा है उसके शब्दों में कहीं ना कहीं अलग उच्चारण आती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कारण हो सकता है? मातृभाषा का व्याघात। मतलब हम किसी स्पेशल लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो वहाँ पर हमारी मातृभाषा हमें बाधित करती है। ठीक है, हम मतलब बाधित करती है कि इस शब्द को आप ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अचानक आ जाता है, तो मातृभाषा का व्याघात होता है। ठीक है, क्या होता है? मातृभाषा का व्याघात यानी बाधा होती है। ओके, ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर आपका। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों। कक्षा तीन की शिक्षिका कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। कक्षा 3 को शिक्षिका है, वो क्या करती है? जो स्टूडेंट हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तक है ना, वो पढ़ाने का, बाल साहित्य पढ़ाने का प्रोत्साहित करती है। तो वो क्या चाहती है? बच्चों को क्यों अलग अलग प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए देती है या फिर प्रोत्साहित करती है? तरह तरह की विधाओं से बच्चों को परिचित 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 करवाती है। मतलब विधाएं, अलग अलग प्रकार की रंगतें, साहित्य की विधा है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है, ये क्या क्या होती है, इनसे बच्चों को परिचित करवा रही है। आपको याद रखना है कक्षा 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और बी ऑप्शन है, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके बच्चे। तो कक्षा 3 में विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जानकर बच्चे क्या करेंगे? तो ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, बच्चे अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सकें, इसके लिए बच्चों को अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य देती है। बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके, मतलब किसने इसका प्रकाशन किया है? तो देखो ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि बच्चे प्रकाशन के बारे में जानकर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सबसे उपयुक्त हमारा है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी क्या कहे कि बच्चों की जो पठन क्षमता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आप कहेंगे पठन हो रहा है? हमें ये कहना है कि भाई जो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहाँ पर पठन हो रहा है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है मित्रों, तो ध्वनि का जहाँ पर उतार चढ़ाव हो वहाँ पर पठन होता है क्या? या उचित गति और प्रवाह के साथ अगर कोई कार्य हो तो वहाँ पर पठन होता है क्या? या फिर अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर लेना वो पठन होता है? मतलब अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर लेना वो पठन होता है, या फिर प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण हो तभी पठन हो पाता है? तो देखो, अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर लेना, वहाँ पर हम समझ लेंगे कि यहाँ पर पठन कार्य हो रहा है। ठीक है, अर्थ ग्रहण करना पठन होता है और अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर लेना मतलब पठन हो रहा है। हम तो इस स्थिति को उपयुक्त मानेंगे इन चारों में से। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, उच्च प्राथमिक स्तर है, लेवल कौन सा है? 8वीं तक का लेवल है। वहाँ पर व्याकरणिक पक्ष शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा कारक है, हमें ये देखना है। ठीक है मित्रों, मतलब कक्षा 8वीं तक है, व्याकरणिक पक्ष है और शब्दों की बारीकियों का आकलन हमें करना है, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण या फिर अधिक महत्वपूर्ण कोई जो कारक है वो हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है, शब्दकोश से शब्द संपदा का ज्ञान। हम ये जानेंगे कि बच्चे ने मतलब बोलने की क्षमता में जो शब्द यूज कर रहा है बच्चा, हाँ, उसका शब्दकोश या शब्दकोश का भंडार कितना है ना? या फिर किसी परिभाषा को जानकर हम व्याकरण की बारीकियां या फिर शब्दों की बारीकियों का आंकलन कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। संदर्भ में व्याकरण समझना या फिर पाठ्य पुस्तक की व्याकरण के नियम को जानना। तो संदर्भ में व्याकरण समझना कैसे? कि हम कोई कहानी कह रहे हैं,
ठीक है, कहानी कह रहे हैं बच्चे को और कहते हैं पापा जी घर आए, है ना, मम्मी घर आई, दादाजी घर आए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को संदर्भ के अकॉर्डिंग हम व्याकरण सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। एक तो नियम से सिखाते हैं कि यहाँ पर स्त्रीलिंग हो रहा है, यहाँ पर पुल्लिंग हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार क्रिया यूज में ली जाती है, तो फिर अगर हम उसको एक संदर्भ के अकॉर्डिंग व्याकरण सीखें ना, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होती है साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन मित्रों के सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। कि हमें क्या करना है, बच्चों की भाषागत रचनात्मकता मतलब क्या है कि भाषा में बच्चे किस प्रकार से अपनी रचना को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बात को पूर्ण रूप से खुल कर कह सकते हैं, उनके मौलिक विचार आ सकते हैं, उनकी मौलिक अभिव्यक्ति को हम उसमें ला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छे प्रश्न कौन से होते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त यानी सबसे बेहतरीन प्रश्न कौन सा हो सकते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या ऐसे प्रश्नों में हम बच्चे की भाषागत रचनात्मकता उसका आकलन कर सकते हैं, या फिर मुक्त अंत वाले प्रश्न, या फिर एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, या फिर सही कथन पर निशान लगाने वाले प्रश्न। तो मित्रों आप हमेशा ध्यान रखना कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसे कि आपके सामने यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कौन सा दे सकते हो, इन चारों में से ही देना पड़ेगा, आप अलग कुछ नहीं कह सकते, अलग कुछ नहीं लगा सकते इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो आपकी रचनात्मकता का कोई उदाहरण नहीं हुआ, ठीक है। और ये तो चलो बहुविकल्पीय गलत हो गया। एक शब्द वाले उत्तर, तो उसमें क्या है, एक शब्द वाला उत्तर है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, आपको बताना पड़ेगा, जयपुर है। तो जयपुर के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते उसमें। भारत की राजधानी कौन सी है, न्यू दिल्ली है, तो उसमें दिल्ली के अकॉर्डिंग अलावा कुछ नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो एक ही उत्तर हुआ, मतलब रटा रटाई चीज़ है वो तो वहाँ पर आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बोल रहा है कि सही कथन पर निशान लगाना, तो वहीं पर कहीं ना कहीं उत्तर तो दे रखा है, पर बच्चे को हमें निशान लगाना है कि भाई ये राइट होगा या फिर ये राइट होगा। तो अब मुझे बताओ कि रचनात्मकता किस में है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, मतलब जिसमें बच्चे पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही उत्तर लिखें इसका, नहीं ना। बच्चे अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी रचना से, अपनी सृजनशीलता से वहाँ पर उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों, कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि वाणी और लेखन मतलब बोलने में और लिखने में मेन अंतर कौन सा है वो हमें देखना है। लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। तो क्या लिखित भाषा चेतन स्तर पर देखी जाती है या फिर स्वाभाविक होती है, लिखित भाषा होती है ना, या फिर अचेतन होती है, स्वाभाविक होती है, अचेतन होती है, फिर कालबद्ध होती है, फिर सचेतन होती है, या फिर कालबद्ध होती है, ठीक है। तो मित्रों इसमें यह होता है कि जो वाणी और लेखन का मूल अंतर यह होता है कि लिखित भाषा होती है ना वो सचेतन होती है और यह कालबद्ध होती है। कैसे, जैसे कि जो इतिहास लिखा जाता है वो कालबद्ध होता है, क्या होता है, इतिहास होता है वो कालबद्ध होता है, और लिखित भाषा होती है वो कहीं ना कहीं सचेतन होती है, ठीक है, कि हम सचेत रूप में लिखते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जी, हमें बच्चों का, कक्षा 8 के बच्चे हैं उनका सतत आकलन करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई, ठीक है, सतत यानी लगातार उनका आकलन करना है। तो लिखित परीक्षा लेंगे बच्चे की, या फिर भाषा प्रयोग की क्षमता के बारे में हम जानेंगे, या फिर मौखिक परीक्षा लेंगे, बच्चे से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चा उसका जवाब देगा, या फिर व्याकरण की जानकारी से हम बच्चों की जो भाषा है उसका आकलन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता साथियों, बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता को जानेंगे, बच्चा परिस्थितिगत यानी संदर्भगत बात कह पाता है या फिर नहीं कह पाता है, बच्चे के अपने मौलिक विचार उस भाषा में आते हैं नहीं आते हैं, तो ये हुआ उसका सतत आकलन हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों, कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद और आशा है, और इसी के साथ आप सेशन को लाइक कीजिए मित्रों, अपने एक भाई और एक बहन को इसे शेयर कर दिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।